हेलो एंड वेलकम टू द फ्रीलांसर। मैं हूं आपके साथ अब्दुल वसीम अंसारी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से सबसे चर्चित राजगढ़ लोकसभा सीट की यदि हम बात करें तो यहां से कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 बार से सांसद रोडमल नागर को मैदान में उतारा है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता और यहाँ पर विकास के क्या क्या मुद्दे हैं और किन चीज़ों को लेकर जो है जनता इस बार मतदान करेगी, उसी को लेकर हमने राजगढ़ ज़िले के उन वरिष्ठ पत्रकारों से बात की है जिन्होंने 25 से 30 वर्ष अपनी पत्रकारिता को दिए हैं। हमारे साथ राजगढ़ ज़िले के पत्रकारों का एक पैनल मौजूद है जिन्होंने लगभग 25 से 30 वर्ष पत्रकारिता को दिए हैं। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मैदान में हैं और ये उनका गढ़ माना जाता है। उसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ राजगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार तनवीर वारसी मौजूद हैं और धर्मराज सिंह परमार मौजूद हैं और साथ में कमल वर्मा जी मौजूद हैं। इन सभी पत्रकारों से हम जानेंगे कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चुनावी समीकरण क्या कहता है और जनता का रुख किस ओर होगा। तो सबसे पहले मैं तनवीर वारसी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के बारे में कुछ बताएं और राजगढ़ के चुनावी समीकरण को लेकर कुछ कहें। धन्यवाद दूंगा पहले तो आपको। दूसरा, मैं जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, अगर अपन पिछला दौर देखें, लगभग 10 सालों से यहाँ पे एक ही सांसद है। उसके पहले देखें तो जो उनके सामने प्रतिद्वंदी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह जी, उनका लंबे समय मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है। उसके पहले भी वो यहाँ राजगढ़ जिले से जुड़े रहे। या राजगढ़ जिले को अगर एक बड़े लेवल पर पहचान मिली है तो उसके लिए दिग्विजय सिंह का नाम सबसे महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। ये जो चुनाव है, ये दिग्विजय सिंह जी का आखिरी चुनाव है। वो इस चुनाव को बड़े सहजता और सरलता से लड़ रहे हैं, जैसा ज़मीनी तौर पर देखा जा रहा है। जबकि हाल ही में परिणाम विपरीत आए। विधानसभा में देखा जाए तो सारी सीटें लगभग बीजेपी के खाते में गई हैं, लेकिन उतनी मेहनत करते हुए दिख नहीं रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने बड़ी आसानी से इस चुनाव को इसलिए लड़ा है कि मुझे लगता है जो उन्होंने बोया है वो काटने आए हैं। इस राजगढ़ ज़िले में नहीं, राजगढ़ ज़िले की जनता पे, व्यापारियों पे, तमाम जो यहाँ के महत्वपूर्ण जो लोग हैं उन पे कोई ऐसा अछूता नहीं है जो दिग्विजय सिंह जी के किसी कार्य से मतलब प्रभावित ना हो। और एक मुख्यमंत्री रहते हुए उनका फ़र्ज भी था कि उन्होंने किया। बात अभी वर्तमान लोकसभा चुनाव की अगर की जाए तो ऐसा 10 साल के कार्यकाल में कोई भी बताने तैयार नहीं है कि पिछले संसदीय कार्यकाल में कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया हो जिसको लेकर के वो जनता के बीच में जाए। प्रधानमंत्री एक यहाँ का देश का बड़ा चेहरा है, उनका नाम बड़ा है, उनके नाम पे चुनाव होते हैं, जीते जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। उन्हीं के नाम पे ये चुनाव यहाँ पे लड़ा जा रहा है। मतलब खुद की उपलब्धि देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। उसी बीच में जनता का जहाँ तक रुझान देखा जाए तो बिल्कुल विपरीत परिणाम दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जनता खुल करके जो अपना मन बना रही थी उसके परिणाम सामने कि भर के जनता ने वोट दिए और एक तरफा परिणाम भी ला करके दिए। लेकिन इस बार जो है जनता मौन भी है या बोल भी रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस के खाते में ये सीट जाती हुई दिख रही है। तनवीर जी, एक बात आपकी काटना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने भी बताया तो वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम की यदि हम बात करें तो वहाँ पर स्थिति विकट कुछ अलग नज़र आई थी। विधानसभा में कांग्रेस सरकार बनी, हालांकि वो 15 महीने तक टिक पाई, लेकिन लोकसभा में परिणाम जो है उल्टे आए। मध्य प्रदेश में केवल 29 में से एक सीट छिंदवाड़ा की जो है कांग्रेस के कब्जे में आई और अब जो है भाजपा सरकार बनी है अपने भूल बहुमत के साथ। अब राजगढ़ लोकसभा का जो परिणाम है वो क्या कहेगा इस? देखिए, मैं राजगढ़ लोकसभा के साथ आपको पूरी स्थिति जो वर्तमान देखी जा रही है, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं से कोई चीज़ छिपती नहीं है। अब पहले जैसा वो कुछ रहा नहीं है, जनता भी खुलकर सामने आ गई। जो महंगाई से प्रभावित है, जो बेरोजगार है, उसको सड़क पर खड़े होकर चिल्लाने में कोई अर्ज नहीं है। भाई ये तो आज़ाद देश है, इसमें बोलने की स्वतंत्रता सबको है। ये अलग बात है कि आजकल तो मीडिया चैनल ही अपने हिसाब से चलते हैं, किसको दिखाना है किसको ना दिखाना है ये भी मैनेज हो जाता है। लेकिन बावजूद उसके किसी की भी आवाज़ को दबाया नहीं जा रहा है। जिसको जो बोलना है बोल रहा है। बेरोजगार है, अगर बोल रहा है तो लोगों को दिख रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है तो है। अगर ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है तो नहीं है। तो जो पीड़ित है, जो शोषित है, या जिसको अपने क्षेत्र में जो जमीनी आदमी है उसको चुनना है वो उसको चुनेगा। और उसके परिणाम स्वरूप अपन देखें तो जैसे पिछली बार जो परिणाम आए थे वो बिल्कुल नहीं रहेंगे।
केवल मध्य प्रदेश की बात करें तो अपन यहीं की नहीं, पूरे देश में अगर देखा जाए तो चौंकाने वाले परिणाम होंगे। क्योंकि अब अगर अपन देखा जाए जो बयानबाजी हो रही है वो तो सीधे सीधे धार्मिक तौर पे हो रही है। हमारे साथ दूसरे जो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, धर्मराज सिंह परमार। धर्मराज से मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लगातार दिग्विजय सिंह को घेरा जा रहा है, परिणाम को बदलने में समर्थ साबित होगा या असमर्थ होगी? सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा कि जो राम मंदिर बना है वो सबके भगवान है, राम है, कोई किसी व्यक्तिगत किसी के नहीं है, सब पार्टी के सभी जनता के राम भगवान है। रही जो राम मंदिर का मामला, वो कहीं ना कहीं देश और लोकसभा जो राजगढ़ सभी में असर डालेगा, क्योंकि कई ये मुद्दा जो है इस बार मोदी को छोड़कर राम मंदिर का चल रहा है, जहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिल सकता है उसका। आपको लगता है कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में मोदी इम्पैक्ट फिर से देखने को मिलेगा? नहीं, इस बार मोदी इम्पैक्ट तो नहीं, क्योंकि इस बार जो चेहरा है कांग्रेस से वो काफ़ी चर्चित चेहरा है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत चेहरे को देखते हुए यहाँ पर जनता है जो मतदान करेगी। मेरा अगला सवाल रहेगा कमल वर्मा जी से, जो कि काफ़ी पुराने जर्नलिस्ट हैं और दलितों के बीच रहकर भी इन्होंने खास तौर से पत्रकारिता की है। क्या लगता है कमल जी आपको इस बार चुनाव में? नहीं, देखा जाए तो जैसे दलित के जो मुद्दे उठते हैं तो काफ़ी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। अधिकतर देखने में आता है कि कलेक्ट्रेट में अधिकतर लोग आवेदन देने आते हैं, साल दो साल हो जाते हैं, उनकी ज़मीनों पे वहाँ के दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। वो सीमांकन और उनके कब्जे को लेकर के काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। कई बार अपने द्वारा मुद्दे भी उठाए जाते हैं इसको, लेकिन अधिकारी क्या करें, वहाँ पे जो दबंग लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में लिप्त होते हैं, तो उनकी कहीं पे सुनवाई नहीं होती है। जब कुछ ज़्यादा ही मीडिया में उछाल हो जाता है और ज़्यादा जब ऐसे ही सामने आती चीज़ें, तब जाके कई अधिकारियों के तो ऐसा मान लो 100 केस है, 100 में से 2-4 केस पे कोई कार्रवाई हो जाती है। बाकी ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि दलितों को कहीं ना कहीं हक के लिए मतलब सही साट हो जाए। बाकी अधिकतर उन्हें परेशानी होना पड़ता है। दिग्विजय सिंह से कितने प्रभावित हैं यहाँ के लोग? नहीं, दिग्विजय सिंह से तो काफ़ी प्रभावित है। जैसे इस वर्ग को देखा जाए तो क्योंकि उनके कार्यकाल के समय जैसे उनको पट्टा वगैरह दिया गया था शासकीय भूमियों पे, लेकिन वहीं उनके बाद में देखा जाए तो जो परिवर्तन हुआ तो आज भी उनकी ज़मीनें उनके कब्जे में नहीं है। उनकी जो ज़मीनें थी सभी कब्जे में चली गई है वहाँ के दबंगों के द्वारा, जो आज भी वो सालों से लड़ाई लड़ते आ रहा है, लेकिन ना तो उनकी ज़मीनों का सीमांकन हो पा रहा है, ना उन्हें कोई कब्जा दिलवाया जा रहा है, जिससे काफ़ी परेशान होते हैं। मेरा आखिरी सवाल वरिष्ठ पत्रकार तनवीर वारसी जी से रहेगा। वारसी जी, आपने तो लगातार इस क्षेत्र के अंदर पत्रकारिता की है, 25 से 30 साल आपने पत्रकारिता को दिए हैं। पिछले 2 चुनावों में और इस चुनाव में क्या अंतर नज़र आता है, किस तरह से अलग नज़र आते हैं? देखिए, पिछले 2 चुनाव जो थे मैं आपको बताऊं कि दोनों बार बीजेपी के खाते में ये सीट गई थी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो मोदी जी के नाम पे ही चुनाव था, उन्हीं के नाम पे वोट दिए थे जनता ने, क्योंकि पहली बार चुनकर के सांसद आए थे, दूसरी बार में फिर जीते तो भी मोदी जी का नाम था। रही बात इस बार की, जहाँ तक बात है, तो उन्हें अपनी खुद की उपलब्धि लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए था, क्योंकि अब 10 साल एक लंबा कार्यकाल होता है। इस बीच कई ऐसे काम हो जाने चाहिए थे जो उनके द्वारा यहाँ पे क्षेत्र में किए जाते। भाई कोई उद्योग धंधा लेकर के आते, कुछ बुलाते, तो लेकिन सारी केंद्र की योजनाएं हैं। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे काफ़ी काम हुए हैं, लेकिन अगर अब खुद की उपलब्धि पे देखा जाए तो कुछ नहीं है। तो वर्तमान जो चुनाव है, यहाँ जनता के बीच में सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आ रहा है कि आप अपनी कोई उपलब्धि लेकर के क्यों नहीं आ रहे। तो जनता के बीच, जनता भी उसी को नेता अब चुनना चाहती है जो उनके बीच रहता है। जैसे विधानसभा में मैंने देखा, भर के जनता ने वोट दिए, 25-25, 30-30 हज़ार से लीड ली विधायकों ने, क्योंकि वो जनता के बीच में रहते थे, काम करते थे, जनता ने चुना। पर निराशा इस बार क्यों दिख रही फिर उस पार्टी के प्रति? अच्छा, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल के दौरान जो फैक्ट्री यहाँ पर लगने की थी उसे वो राघोगढ़ ले गए। देखिए, फैक्ट्री राघोगढ़ में लगे या राजगढ़ में, ये एक अलग बात है, पर है तो लोकसभा क्षेत्र ही ना। बात यह है उस फैक्ट्री से कितने लोग लाभ ले रहे हैं, कितने लोग रोजगार ले रहे हैं, कितने युवा उससे जुड़ रहे हैं, कितने परिवार उससे पल रहे हैं। फैक्ट्री कहीं लगे, लगना तो चाहिए ना अपने क्षेत्र में। किसी दूसरे राज्य में तो ले जाके लगा नहीं दी, किसी जिले से बाहर ले जाकर तो लगा नहीं दी। राघोगढ़ भी राजगढ़ का ही एक हिस्सा है, तो काम तो किए ना। आप ये बताइए कि मुझे अच्छी तरह से पता है, जब पहला लोकसभा चुनाव हमारे प्रत्याशी ने जीता था, तब उनसे मैंने ही बात की थी। जब उनका इंटरव्यू, उनका कहना था कि इस राजगढ़ ज़िले के प्रत्येक किसान के खेत में चिप्स की, आलू के चिप्स की फैक्ट्रियाँ डलेंगी, टमाटो सॉस बनेंगे, इस तरह के किसान को मजबूत बना दूंगा मैं। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आते हैं, चिप्स तो वहीं से लेके खाना पड़ते हैं जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियों के जो आ रहे हैं। राजगढ़ में तो कभी कोई नहीं बना रहा। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है
कि इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त जो मतलब मैं मेरी तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो नदारद है इस चुनाव के बीच से, उसको अपनी वजनदारी दिखाना चाहिए। जिस तरह के बयानबाजी आ रही है, धार्मिक तौर पे आ रही है, बड़े बड़े नेता जो है ऐसे आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, तो निष्पक्ष चुनाव पे कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है। और मेरे हिसाब से तो इस निर्वाचन आयोग का नाम बदल के एक गुलाम आयोग रख देना चाहिए, क्योंकि अगर वो चुप है मतलब किसी सत्ताधारी पार्टी या किसी राजनीतिक दल के दबाव में निर्वाचन आयोग गुलामी कर रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजगढ़ जिले के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, जिन्होंने राजगढ़ लोकसभा का पूरा समीकरण हमें बताया है और साथ ही दिग्विजय सिंह के कार्यकाल और रोड़मल नागर के कार्यकाल से भी अवगत कराया है। तो ये कह पाना तो मुश्किल है कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में किसका कब्जा होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।